बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। महंगाई इसी तरीके से बढ़ती रहेगी। गवर्नर स्टेट बैंक ने आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए कहा है कि जो बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है उससे महंगाई में इजाफे का खदशा है। दूसरी जानिब आवाम इस बात के मुंतज़िर हैं कि कब उनके लिए कहीं से किसी रिलीफ का ऐलान होगा। पीडीएम हुकूमत के खिलाफ तमाम फोरम्स को भरपूर इस्तेमाल कर रही है और हुकूमत को टफ टाइम देने का जो फैसला उन्होंने मिलकर किया था अभी तक उस पर काफ़ी कारबंद है। अगरचे हुकूमत की जानिब से बारहा ये दावे किए जाते रहे हैं कि पीडीएम में काफ़ी दरार पड़ चुकी है, काफ़ी फूट पड़ चुकी है। दूसरा जो मामला इस वक्त सियासी बहस मुबाहिसे में सबसे ज़्यादा नज़र आता है वो सेनेट इलेक्शन के तरीक़ाकार है। चेयरमैन सेनेट ने भी सदारती रेफरेंस की हिमायत की है, लेकिन सारी नज़रें सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं कि क्या तशरीह होगी, सदारती रेफरेंस के क्या जवाब आने के इम्कानात हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये बता चुका है कि खुफिया राय शुमारी ही वो वाहिद तरीका है जिसके तहत सेनेट के इलेक्शंस होंगे। सियासी जोड़ तोड़ भी हो रहा है। पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने इत्तेहादियों को मनाने की काफ़ी कोशिश की है और बज़ाहिर लगता है कि उनके आपस के ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं। दूसरी जानब अगर हम हुकूमती सतह पर देखें तो बहुत सारे ऐसे स्कैंडल्स हैं जिसमें पेट्रोलियम का मामला आपके सामने है, अब हाल ही में ब्रॉडशीट का मामला आया, चीनी के 2 स्कैंडल्स आ गए। ऐसी क्या वजह है कि वज़ीर आज़म की नाक के नीचे ये तमाम काम हो रहे हैं? गंदम का स्कैंडल भी हमारे सामने है, लेकिन उनको पता नहीं चलने दिया जाता कि कौन उनकी रियासती मशीनरी में ये सारे काम कर रहा है। क्या ये जो गवर्नेंस का क्राइसिस है ये इस बेखबरी की वजह से है या उनकी बेखबरी की वजह से गवर्नेंस बुरी से बुरी होती जा रही है? इन तमाम इश्यूज़ पे हम आज बात करेंगे जी। हमारे साथ मौजूद हैं मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हैं। अखुंज़ादा चट्टान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। और हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर गौस खान नियाजी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा। गुफ्तगू का आगाज़ मैं अखुंज़ादा चट्टान साहब आपसे करना चाहूँगी। पीडीएम ने इलेक्शन कमीशन के बाहर जो धरना दिया और जो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं आए, अगरचे उन्होंने उमरकोट के जलसे में फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर किया, लेकिन ये तासुर जोर पकड़ता जा रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी और पीडीएम में काफ़ी फासला हो गया है। आप इस तासुर को दुरुस्त मानते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुछ जर्नली मीडिया और कुछ जो हुकूमत के कराए की तर्जुमान है, इनकी कोशिश है ये कि कुछ इस तरह की तासुर दे दे कि पीडीएम में कोई दराड़ है और कभी ये लोग शुरू से इनके यही टैक्टिस है, कभी शीन से नून निकाल रहे हैं, कभी पीडीएम से पीपल्स पार्टी को निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस तरह कुछ नहीं होने वाला है। हमने जो मिसाक़ पाकिस्तान किया है इस पे हम तमाम अपोजिशन एक पेज पे भी हैं और एक स्टेज पे भी हैं, बजाय इसकी कि हुकूमत इस असरे पे बैठ जाए कि ये इसमें दरारें आ रही हैं और ये टूट रहे हैं। ये अपने इत्तेहादों पे थोड़ा तवज्जो दे दे। इनके जो इत्तेहादी हैं वो इनसे नाराज है, बरमला वो नाराजगी के इजहार कर रही है, बल्कि आप यूँ समझे कि वो इनके इत्तेहादी नहीं है। उन्होंने कई बार इसका बरमला इजहार किया है कि हमने जिन लोगों को ने कहा है हम इसकी वजह से आपके साथ है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आके आपके डिनर में शिरकत करें और हम इसके पाबंद नहीं है। बस हमें कहा ये उसको हुकूमत में सपोर्ट करे तो हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि तो ये काम पे तवज्जो दे दे। ठीक है, अच्छा मैं वापस आऊंगी कि किस किस चीज पे तवज्जो। मैं एक लफ्ज मैं ये कह रहा हूँ, ये महंगाई पे तवज्जो दे दे, ये लोगों के रोजगार पे तवज्जो दे दे, ये लोगों की जो चूल्ही बुझ रही है, बिल्कुल हालात लोगों के कंट्रोल से बाहर हो रही है, लोग खुदकशी पे तैयार हो गई है, इन चीजों पे ये तवज्जो दे दे। अगर कोई काम कर सकते हैं, पीडीएम टूटने वाला नहीं है। ठीक है, ओके। गौस साहब के पास भी सवाल ले जाऊँ। गौस साहब, अब लगता है फॉरेन फंडिंग केस पे ज्यादा तवज्जो हो गई और अवामी मसाइल की वजह से पीडीएम ज्यादा लोगों को पुरकशिश लग रहा था और अब वो शायद लोग देख रहे हैं कि आप महंगाई और जो आम आदमी का मसला है उससे हट के अपनी तहरीक को लेके चल रहे हैं। आप इस तासुर को दुरुस्त मानते हैं? हम तो अवाम के मसाइल के लिए एक महंगाई है, एक पूरा गवर्नेंस है, कोई गवर्नमेंट का किसी चीज पे कंट्रोल नहीं है। और हमने फिर 2 साल को हमने लोगों के ताने भी सहे कि जी अपोजिशन क्या कर रही है, हम बैठे हैं कि नहीं ये नए लोग हैं, चलो उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि 2-2.5 साल इन्होंने जो है उसमें लोगों के मसाइल बड़े हैं। सिर्फ महंगाई की बात नहीं है, बेरोजगारी बढ़ी है और मतलब अद्वियात महंगी हुई हैं, पेट्रोल महंगा हुआ है, डीजल महंगा हुआ है और बहुत से मसाइल हुए हैं। तो हम तो अवाम के मसाइल के लिए अगर निकले हैं और अवाम
और जो फॉरेन फंडिंग केस है, मकसद ये है कि हमने किसी जमहूरी तरीके से इस हुकूमत को गिराना है। तो उसके लिए कोई हमारे पास कई ऑप्शन है, लॉन्ग मार्च है, अदम एतमाद की तहरीक है, धरना है, फॉरेन फंडिंग केस है। तो हम सारे ऑप्शन जो है आजमाएंगे इस हुकूमत को गिराने के लिए। उसकी वजह यह है कि ये हुकूमत जो है अवाम के मसाइल हल करने में बिल्कुल नाकाम रही है। ठीक है, आम लोग बहुत परेशान हैं। तो इसलिए हम जो है हर बार आजमाएंगे, चाहे फॉरेन फंडिंग केस हो, चाहे अदम एतमाद की तहरीक हो, किसी तरह से हुकूमत को चलता किया जाए और दोबारा नए इलेक्शन करा के एक ऐसी हुकूमत जो है जो लोगों के मसाइल हल कर सके। ठीक है जी। तो सही पीडीएम मैंने के में ठीक है, अवाम की पीडीएम की नुमाइंदों- जमातों का मौकफ आ गया। जो बड़ी जमातें हैं, जब सरद साहिबा वो कह रही हैं कि हमने जमहूरी तरीके तमाम इस्तेमाल करने, सारे ऑप्शन, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज है, लॉन्ग मार्च है, फॉरेन फंडिंग केस है। अब 3 दिन जो है वो ट्रिब्यूनल को, जो उसकी स्टीयरिंग कमेटी, उसको कहा गया जी कि आप करें, इसके ऊपर हेयरिंग करें और इस केस का जल्दी हम कोई मंतकी अंजाम देखना चाहते हैं। आपको लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई मुश्किल हो सकती है? क्योंकि आपने सुना होगा कि मरीम नवाज साहिबा ने तो ये भी कहा कि इमरान खान तो तस्लीम कर चुके हैं, वो तो एतराफ़ कर रहे हैं कि हाँ ऐसी जगहों से फंडिंग हुई है और अपने एजेंट्स के ऊपर आप जिम्मेदारी डाल रहे हैं। तो आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करती हैं इसको? बहुत शुक्रिया तंजीला, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि मेरे दोनों भाई एक ही प्लेटफॉर्म से हैं, पीडीएम से, तो इनको काफी टाइम मिला है, तो इन दोनों के बराबर जरूर दिया जाए ताकि हमारा भी मौक़िफ़ खुल के सामने आए। जी जी बिल्कुल। देखें, जहाँ तक मरियम साहिबा का ताल्लुक है तो उनका तो इसलिए उनकी बात में कोई वजन नहीं रहा और अवाम उनकी किस्म की भी स्टेटमेंट के ऊपर ध्यान नहीं धरती। वजह यह है कि जैसे इलेक्शन कमीशन के बाहर सारे जो न्यूट्रल ऑब्जर्वर थे, मैं मीडिया की बात कर रही हूँ, अब क्योंकि ड्रोन की वजह से कोई भी जो सिचुएशन है उसको एक्सप्लॉइट कर नहीं सकता। मैं अवाम की बात कर रही हूँ, तो कुछ लोग कहते थे 2000, 1500 से 3000 मैक्सिमम फिगर जो है ना वो कोट हुआ, लेकिन उन्होंने कहा लाखों का समंदर। और दूसरी बात ये वो खातून है जिन्होंने कहा था कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। ये वो सारा वक्त जब भी ये माइक इनके आगे आता है तो ये झूठ बोलना शुरू करती है और झूठ बोलने की कोई लिमिट नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये अंडर ट्रेनिंग है जिन लोगों को, उनका भी काम। अब मुझे ये बताएं, मौलाना साहब का ये जो सारी मूवमेंट चली हुई है उसका अवाम, मौलाना और अवाम का ताल्लुक क्या है? कोई लिंक नहीं है इनका। हमेशा इन्होंने इक़्तिदार को एंजॉय किया। जिन इश्यूज को ये अब कभी ना कभी नाम इनके मुंह से निकल जाता है अवाम के इश्यूज का भी, तो ये सारे इन्हीं के पैदा करना है। वी नीड टू अंडरस्टैंड। जहाँ तक रहेगी बात, अभी हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, बिलखुसूस हमारे चेयरमैन, जिस तरह आला अदलिया के आगे पहले हम सुरखरू हुए थे और ये आज तक अपनी कोई रसीद एविडेंस दे नहीं सके हैं। जो इन्होंने महल, जो इन्होंने जायदादें, जो इन्होंने, जिनको पहले कहते थे हम रेंट पे रह रहे हैं, फिर वो आज उनकी हैं। और फिर हमने अपने 40 साल 50 साल जितना रिकॉर्ड ऑनरेबल कोर्ट ने मांगा, आपके मुल्क के इदारों ने मांगा, हमने वो प्रोवाइड। इन्होंने एक रसीद नहीं दी, इन्होंने एक कतरी लेटर दिया, कैलवरी फंड माशाल्लाह से इंट्रोड्यूस कराया। उसके बाद अब रह गई बात, अभी अगर हम फंडिंग की बात करें, सबसे पहले तो बहुत बड़ा, मैं तो इसको क्राइम या ज्यादती समझती हूँ कि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी, जो पाकिस्तान की बैकबोन है, और अगर मैं अपनी जमात का जिक्र करूँ तो हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पावर में आने, स्ट्रगल में जो मेन किरदार रहा वो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों का रहा। और ये वाहिद इस मुल्क की सियासी जमात है जिसने 40,000 अपने जो डोनर थे उनका ना सिर्फ डेटा प्रोवाइड किया, हमने इनको ओपन चैलेंज किया हुआ है कि आप किसी एक भी हमारे जो डोनर है, अगर आपको लगता है कि वो फेक है या ठीक नहीं है, तो आप चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन 6 साल ये केस लटकता रहा ना मुसरत, अब पीटीआई बहुत बार गई। जी जी। उसकी वजह ये है कि मैं इनसे ये कहती हूँ कि ये दोनों जो जमातें हैं, इन्होंने इलेक्शन कमीशन के अंदर, ये हमसे पुरानी जमातें हैं, हमसे ज्यादा पैसे खर्चने करने वाली जमातें हैं। इनसे पूछा जाए कि इन्होंने, हमने 40,000 डोनर्स का डेटा दिया क्या? इन्होंने 4,000 लोगों का डेटा दिया। पीपल्स पार्टी से सवालनामा अभी तक मौसूल नहीं हुआ इलेक्शन कमीशन को। पीएमएलएन की जहां तक बात है, देखें हमने, चलें आप हुकूमत में ना, आप बिस्मिल्लाह करें, आपका केस अगर हो जाए। कर रहे हैं बिस्मिल्लाह इसलिए कि हमने अपने आप को पेश किया है। उसके बाद हमने ये ऑफर कर दी है आपके मुल्क के इदारों को जो इसको देख रहे हैं, आई मीन इलेक्शन कमीशन को, कि आप ओपन ट्रायल करना चाहते हैं करें, और इनको चाहिए कि ये इसमें हमारे साथ एप्लीकेंट बने। आपके लिए बड़ी मुश्किल अब है क्या मुसरत? आप समझती हैं कि महंगाई मुश्किल है, पीडीएम मुश्किल है, क्या मुश्किल है? अगर इनके
کہ یہ سارے کلیم جو 250 لوگوں کا جو انہوں نے باہر الیکشن کمیشن کو ماشاءاللہ سے پریشرائز کرنے کے لیے جو بھی جھوٹ بولے ہیں، ان کو چاہیے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے تو یہ بھی اوپن ٹرائل کی ریکویسٹ کرے، شاید وہ ہمارا ادارہ مان لے۔ ہم ساری جماعتیں جب یہ کہیں گی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی عوام کے سامنے آ جائے گا، یہ بھی اپنا ریکارڈ دیں۔ جب سے یہ معارضے وجود میں آئی ہیں دونوں سیاسی جماعتیں، ہم تو دے بیٹھے ہیں، ہم نے تو کہہ دیا کہ اس کو آئیں چیلنج کریں، انشاءاللہ ہم پہلے بھی سرخرو ہوئے تھے، آگے بھی سرخرو ہوں گے، اور ونس فار آل یہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ اس ملک میں فارن فنڈنگ کا مطلب میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ہمارا کوئی ہے تو انہوں نے 2 لوگوں پہ، ایک وہ کمپنی جوئش کمپنی کا نام لے کر کے بلیم کیا تھا، وہ سامنے آ گیا اوورسیز پاکستانی، انہوں نے ان کو چیلنج کیا محترمہ کے جھوٹوں کو۔ لیکن آپ کو پتا اسامہ بن لادن، محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی سپیچ نکالے، اسامہ بن لادن سے جو فنڈنگ ہوئی تھی دیٹ از کالڈ فارن فنڈنگ، اور اس کے تحت انہوں نے... ٹھیک ہے، اچھا مجھے بریک لینی ہے، یہ جو آپ باتیں کریے میں اخوندزادہ چٹان سے اس کا جواب بھی مانگوں گی، اور ان سے ان کی رائے بھی، اور ہمارے ساتھ غوث صاحب بھی موجود ہیں، ان کی بھی ہم رائے سنتے ہیں کہ وہ 2 جماعتیں، کیونکہ اب معاملہ یہ ہو گیا کہ پی ٹی آئی کہتی ہے جی کہ ساری جماعتوں کا فیصلہ کر دیں، حالانکہ ان کا کیس پی ٹی آئی کا 6 سال سے وہاں پہ ہے، اور پہلے پی ٹی آئی اعلیٰ عدلیہ کے پاس گئی کئی بار کہ تحقیقات نہ کی جائیں، اور ان کے اپنے ہی فاؤنڈنگ ممبر ہیں اکبر ایس بابر، انہوں نے ہی ان کے اوپر کیس کیا ہوا ہے۔ بریک کے بعد واپس آئیں گے، کچھ سینیٹ الیکشن کی بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے، پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اخوندزادہ چٹان صاحب، آپ نے مسرت کی باتیں سنی، وہ کہہ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس تو کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے کہ ان کو فارن فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے، اور میں پی ٹی آئی کے سینئر وزراء کی گفتگو بھی مختلف ٹی وی چینل سے سن رہی تھی، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں چلیں ایک نظام تو ہے نا، اس نظام میں کوئی خرابی ہو سکتی ہے، لیکن ان جماعتوں کے پاس، جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے پاس تو کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، شواہد ہی نہیں ہے کہ ان کو فنڈنگ کون کرتا ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ اسرائیلی لابی، بھارتی لابی، دشمن لابی، یہ اس طرح کے الزامات آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کی سیاست کو مزید نفرت کی طرف لے جائیں گے چٹان صاحب؟ ہاں دیکھیے جی، یہ جو ہم پہ الزامات لگا رہے کہ یہ بھی دے دے اور وہ بھی دکھائے اور اس کے پاس نہیں ہے، یہ تو اس طرح کا ہے جس طرح کے تھانے میں لوگوں کراس ایف آئی آر کاٹتے ہیں نا، کوئی مجرم ان سے کوئی جرم سرزد ہو جاتا ہے تو وہ خواہ وہ دوسرے فریق پہ بھی ڈالتے ہیں۔ ہمارے کیسز تو چل رہے ہیں، ہم تو 90 دنوں کو ہم کو ریمانڈ پہ رکھتے ہیں، اور ہمارے کیسز تو ایک ختم نہیں کہ 10 اور آ جاتے ہیں۔ ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ اتنے صاف ہے، اتنے شفاف ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ لوگوں کے پاس پورا ڈیٹا ہے، سب کچھ موجود ہے، تو آپ لوگ اس کیس سے بھاگتے کیوں ہیں؟ اور ہم اداروں سے یہ کہہ رہے ہیں، ہم ان لوگوں کی طرح الزامات نہیں لگا رہے جب یہ اس طرح کے محترمہ نے سب لوگوں کو چور اور ڈاکو ثابت کر دیا۔ ہم ان کو نہ چور کہہ رہے ہیں، نہ ڈاکو کہہ رہے ہیں، نہ وطن دشمن کہہ رہے ہیں۔ ہم تو اداروں سے صرف یہ درخواست کرتے ہیں کہ برائے مہربانی آپ معلم جبہ کا کیس چلائیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ہم یہ درخواست کر رہے ہیں کہ یہ زمانہ بدنامہ زمانہ بی آر ٹی کیس، جو پنجاب میں 3 بی آر ٹی بنے ہیں اور اس سے زیادہ خرچہ یہ ایک بی آر ٹی پہ آیا ہے اور ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہے، اس کا کیس بھی آپ چلائیں، جس پہ وزیر اعلیٰ کے کمیشن نے، پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے کمیشن نے کہا ہے کہ اس میں 7 ارب کا کیک بیک ہوا ہے۔ یہ تو وہ کہہ رہے ہیں، اگر آزادانہ طور پہ اس کے تحقیقات ہو تو کیا کیا سامنے نکلیں گے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ 1 بلین سونامی ٹری کا کیس بھی آپ چلائیں، یہ آپ کیوں نہیں چلا رہے ہیں؟ ہم تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پیٹرول کا سکینڈل ہے اس کا بھی چلائی، یہ 2 بار، 1 سال میں 2 بار چینی کا سکینڈل آ گیا، اس پہ تحقیقات بھی ہوئی، ان لوگوں نے بہت واہ بھی کیا، کیوں تاریخ میں پہلے بار جو ہے ہم نے کمیشن بنایا، کمیشن بھی بنا، اس کا رپورٹ بھی پبلک ہوا، اس میں چوروں کو پیک پوائنٹ بھی کیا، ابھی تک اس چوروں کو کسی نے ہاتھ کیوں نہیں لگایا؟ سینیٹر صاحب، آپ کے خیال میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے اوپر
ज़ाहिर है पीटीआई की तरफ से ये इल्ज़ाम लग रहा है कि आप लोगों की जमात को भी बहुत सारी ऐसी फंडिंग हुई है, और दोनों जानिब से ही दुश्मन लॉबी और इसराइली और यहूदी लॉबी, इस तरह की चीज़ें आना, इस तरह के इल्ज़ामात लगना, पाकिस्तान की सियासत जिस नहज पे अभी खड़ी है, आप समझते हैं कि ये कोई सेहतमंद तरीका है इल्ज़ामात लगाने का या सियासत करने का? देखो जी, इल्जाम तराशी और झूठ और धांधली और ये इस किस्म की समाजी रवैयों के खिलाफ जो बातें होती हैं, जिस तरह हमारे समाजी रवैये को इसने मुझसे पीटीआई ने तबाह कर दिया है, और जिस किस्म की गाली गलौज सोशल मीडिया पे होते हैं, ये पीटीआई के तौर पे हुआ, हमारे दौर में तो नहीं हुआ। नहीं, पीटीआई ने तो कर दिया ना, अब मरियम साहिबा ने भी वही सारी बातें कर दी। नहीं, मेरी बात हो रही है फॉरेन फंड केस की। देखो, ये हकायक छुपा रहे हैं। मसला ये है कि स्टेट बैंक ने कहा है कि ये 23 अकाउंट हैं जो खान साहब ऑपरेट करते रहे हैं, इन्होंने अपने इलेक्शन कमीशन में जमा क्यों नहीं कराए, वो चोरी पकड़ी गई। फिर 2 कंपनियां जो खान साहब ने खुद बनाई और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के उनके चेयरमैन थे और उनकी बीटें करते रहे, जो फंड कलेक्शन के लिए कंपनी बनाई थी, वो उन्होंने शो नहीं की, इनकी चोरी पकड़ी गई है। हमारी तो ना जो चोरी नहीं पकड़ी गई, हमारा तो सब कुछ पे कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये फंड जो आपके पास इतने 10 करोड़ है, 15 करोड़ है, ये इनके नाम बताएं कि किस किस ने दिए हैं, वो हम जमा करा देंगे। इनकी तो चोरी पकड़ी गई है। ये तो कह रहे हैं कि आपने पार्टी अकाउंट को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया, पहले वहां पे 10-15 करोड़ मंगवाया, फिर वो वापस मंगवाया। वो तो फिर इलेक्शन कमीशन कंपेयर करे ना, ये तो एक जानबूझ के ऐसी मतलब है, असल चीज से ये जो चोरी पकड़ी गई उसको ये ज़ाहिर ही नहीं करते, ये और तरफ बात को ले जाते हैं और कोई नया से नया इशू खड़ा कर देते हैं ताकि आवाम की तवज्जो इसे हट सके। ठीक है। तो मुसर्रत, अब जो मसला है वो ये है कि आपको ब्रॉडशीट के मामले का भी नहीं पता था, नैब ने बताया नहीं हुकूमत को। ज़ाहिर है नैब का काम था कि हुकूमत को बताता, मतलब जो मैं गुफ्तगू से अखज़ कर रही हूँ कुछ आपकी पार्टी के सीनियर लोगों की, कि नैब ने आपके इल्म में नहीं लाया। इसी तरीके से चीनी जो है वो क्यों 2 स्कैंडल्स आ गए, खान साहब को क्यों नहीं चीज़ें मालूम होती। फिर गंदम का इसी तरीके से स्कैम आया था, उसकी कीमत का मसला बना हुआ है। पेट्रोल के ऊपर अगरचे उन्होंने ख़ुद कमीशन बना के इंक्वायरी करवाई है, लेकिन हुकूमत में रहते हुए आपको आपकी नाक के नीचे अगर ऐसे काम हो रहे हैं और आपको पता ना चले, तो ये किस बात की अलामत है, ये किस तरफ इशारा जाता है? तंजीला, सबसे पहले तो सिस्टम ज़रीफ़ी ये है कि जो इनके ऊपर पहले जिस तरह से हम बारहा ये बात अर्ज कर चुके हैं, चूँकि इस चीज़ की समझ मीडिया आप ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इन्होंने हमेशा जिन्होंने पनामा को नहीं माना, उसके बाद मूवमेंट ये चलाई, मुझे क्यों निकाला, उनको हम कन्विंस कर नहीं सकते, उन्होंने होना नहीं है। ऑफ कोर्स वो कैसे हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें जो समझने वाली है, मैं पहले जो बात कर रही थी पहले वो कंप्लीट कर लूँ कि फॉरेन फंडिंग की डेफिनेशन वो है जो उसामा बिन लादेन ने नवाज शरीफ को दी थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट गिराने के लिए, और उसमें भी उसामा बिन लादेन नाराज थे नवाज शरीफ से कि उन्होंने उसमें भी करप्शन कर ली, फिर पूरा पैसा नहीं लगाया था जिससे वो नाला थे। ये तारीख गवाह है इस बात की। अब आगे रहेगी बात। देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो ब्रॉडशीट केस है, ये एक ऐसा तमाचा है उन करप्ट माफिया के खिलाफ। ये तो अभी एक तो $100 मिलियन की बात हुई है ना, जिसका उनको कमीशन मिला है। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इनकी तो 76 से ज्यादा जायदादें जो $800 मिलियन से भी ज्यादा की मालियत की हैं, इसके ऊपर उस कंपनी की वर्किंग हुई थी। देखें, ये जिस वक्त ये मुशर्रफ साहब ने जो काम किया, उसके बाद आपको पता है कि सिरे महल से भी जरदारी साहब ने हाथ उठा लिया था। ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट। और उसके बाद जो स्विस अकाउंट थे, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पैसा मिलने वाला था उस वक्त। ये मैं इसलिए कहूंगी बदकिस्मत ये कौम, बदकिस्मत हमारा इस तरह में मुल्क के वो तारीख का बदतरीन एनआरओ हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने फिर उसी सिरे महल को एक्सेप्ट किया, उसी दौलत को, उन्हीं अकाउंट्स को उन्होंने इमीडिएटली एक्सेप्ट किया जिसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, मानने को तैयार नहीं थे कि ये इनके हैं। और फिर वो सारी लूटी हुई दौलत जो कि पाकिस्तान की हुकूमत को मिलनी थी वो वापस मिल सकती थी, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट एनआरओ जो मुशर्रफ साहब ने इनके साथ किया, ये सारी पैसे इनको वापस मिले। और उसका डबल सदमा हमारे अवाम को और हमें सबसे ज्यादा, जो कि हम जिस तारीख के बदतरीन दौर और बदतरीन इकोनॉमी की कंडीशन हमें मिली, उस वक्त आज हमें ये कोई अच्छी बात, सदमे वाली बात ही है। लेकिन पहले इन्होंने लूटी दौलत हड़प की और फिर उसके बाद जो जिसमें हमारी गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं था, जब इन्होंने उस वक्त वो जो हुआ, तो चूंकि एक कंपनी फॉरेन कंपनी थी जिसके साथ
पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने वो हुक्मरान अब नहीं है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने जब उस वक्त कॉन्टेक्ट किया था कि 20% ऑफ दैट अमाउंट जो भी वो करप्शन सामने लेके आएंगे वो देना था, गवर्नमेंट बाउंड थी, तो इस पैराए में ये पाकिस्तान को डबल चूना लगा। इन चोरों की जो लूटी दौलत थी, ये उसका सर्टिफिकेट है। उसमें अर्ज करती हूँ, देखिए ये फैसला आया है लंदन की अदालत से। लंदन की अदालत में जब इस तरह की डिसीजन होती है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी ने जो भी एविडेंस दिया था वो बिल्कुल ठीक था, अगर नहीं था तो हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को उनको पैसे ना देने पड़ते। चले, वो कंपनी तो कह रही है कि आप वो फैसला भी सामने लें। मैं एक ब्रेक और ले लूं, आखिर में आप तीनों से गवर्नेंस के मामले पे पूछूंगी कि देखिए अब इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि पीडीएम की तहरीक में कितना दम है, लोग उसमें भी बहुत ज़्यादा उसमें शायद दिलचस्पी लोगों की कम हो रही है। मैं ये बहुत इंडिपेंडेंट होके एक तज्जिया कर रही हूँ क्योंकि लोगों से बातचीत हमारी होती रहती है। इसी तरीके से इमरान खान हुकूमत पूरी करेंगे नहीं करेंगे, वक्त होगा पूरा उनका नहीं होगा। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं जी, हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आप तीनों से पहले मैं एक कमेंट ले लूं कि गवर्नेंस में क्या बेहतरी की गुंजाइश हमें नज़र आती है, क्योंकि इस वक्त जो पॉलिटिकल महाज है चिटान साहब, वो इतना ज़्यादा उसमें सियासी दर्जा हरारत बढ़ रहा है कि सियासत के मुकाबले पे सियासत हो रही है, दोनों तरफ से ही हो रही है, तो अवाम मुंतज़िर हैं कि उनके मसाइल कब हल होंगे। अगर आप लोग तीनों ब्रीफ एक कमेंट कर दें तो फिर हम आखिर में कुछ सेनेट के इलेक्शन की भी बात करना चाहेंगे। जी चिटान साहब, पहले आप बताएं। तंजीला, अवाम ये समझे कि ये जो महंगाई है, ये जो महंगाई का अजाब है, ये इस नालायक और नाअहल सेलेक्टेड हुकूमत की वजह से है जो ज़बरदस्ती इस जगह पे बैठाए हैं। ये महंगाई का तूफान इसकी वजह से है। इस तरह का तूफान न पहले कभी आया है, ना अल्लाह करे कि आइंदा आ जाएंगे। हमारा जो हुकूमत ख़त्म हो रहा था तो चीनी 50 रुपए किलो था, और जब नवाज शरीफ साहब का हुकूमत ख़त्म हो रहा था तो 55 पे था, 55 रुपए पे था। यानी 5 साल में चीनी में महंगाई आया था 5 रुपए। इनके जाने से कैसे सारी चीजें ठीक हो जाएंगी चिटान साहब? इनके जाने से कैसे ठीक हो जाएगा? तंजीला, एक सेकंड, इस तरह तारीख में कभी नहीं हुआ है कि 55 से चीनी एकदम जाए 115 पे। आटा 35 रुपए से एकदम छलांग लगाए और 85 और 80 रुपए पे किलो पहुंच जाए। ये इस तरह, और दवाइयों में 700% इजाफा हो जाए। इस तमाम महंगाई का ये नालायक नाअहल हुकूमत जिम्मेदार है, और जब ये हुकूमत जाएगा और अवाम के वोट के जरिए कोई हुकूमत आएगा तो वो फिर हालात को सुधार सकती है। और ये हमने कई बार किया है। आपको याद होगा मुशर्रफ के दौर में कि पाकिस्तान से झंडा उतारा गया था सवात से, बलूचिस्तान में क्या हालात थे, फिर इस मुल्क के क्या हाल। अच्छा, वक्त क्योंकि कम है, मुझे सेनेट इलेक्शन पे भी आप तीनों की राय लेनी है। सही है, मैं जरा सेनेटर साहब, इस हुकूमत का होते हुए कुछ नहीं हो सकता। ठीक है सेनेटर साहब, कैसे सियासत तो होती रहती है, सियासत तो होती रहेगी, लेकिन अवाम के लिए कोई तजवीज़ पीडीएम के प्लेटफॉर्म से भी नहीं आ रही कि आप लोग सिर्फ ये कहते हैं ये हुकूमत घर चली जाए और सारा सिस्टम खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। सिस्टम भी वही है, रियासती मशीनरी भी वही है, आप लोग पहले भी हुकूमतें कर चुके हैं, तो आपकी तरफ से भी तो कोई तजवीज़ सामने उस तरह से नहीं आ रही आवाम के लिए? देखो मैडम, हमारा यही मशीनरी थी, यही ब्यूरोक्रेसी थी, यही एस्टेब्लिशमेंट थी, और हमारे दौर में जो है जब हम हुकूमत में थे तो क्या चीज़ों के रेट हमने कंट्रोल नहीं रखे? हर काम को करने का एक तरीका होता है। अब देखो ना, इस वक्त गन्ने का करेक्शन सीजन शुरू है और खान साहब फरमा रहे हैं कि मैं चीनी दरामद के मतलब सोच रहा हूँ कि चीनी दरामद करनी है। मतलब खुदा का खौफ करें, ऐसी पूरी गवर्नेंस, आटा मिल नहीं रहा। यकीन करें कि लोग गन्नम तो मिल नहीं देने के रहा, आटा शाम 5-6 बजे मार्केट से गायब हो जाता है, और मजदूर लोग बेचारे कहते हैं कि जी हम मजदूरी करके 5 बजे 6 बजे आते हैं, तो फिर जाके लेने जाते हैं तो आटा में नहीं मिलता। तो ये पुअर गवर्नेंस है इनकी, सिस्टम इनके काबू नहीं आ रहा। अच्छा, इनके काबू नहीं आ रहा, ठीक है। बुजदार साहब भी अनएक्सपीरियंस है, कोई इनके कान में कह देता है, कोई कह देता है। अब देखो कोई ने खान साहब को कह दिया कि जी
1 अरब डॉलर जो है वो एक सऊदीया या किसी बैंक में आया है। अच्छा, फिर बाद में शहजादा अकबर ने इसकी तरदीद कर दी, लेकिन खान साहब ने ट्वीट कर दिया। तो इस तरह जो खान साहब का कोई उन्होंने क्रिकेट खेली है, हुकूमत ने की है, वो कहते हैं बहरहाल मैं स्ट्रगल की है, लेकिन इनसे बात टीम नहीं है, कोई गवर्नेंस नहीं है। तो जब तक ये टीम नहीं होगी, ट्रेन नहीं होगी, और एक इनकी बड़ी तो मसद उम्र थी इकॉनमी की, और वो 3-4 महीने में फिर उसको हटा देगा। ठीक है, मुसरत से मैं जरा पूछ लूं, मैं आप दोनों के पास वापस आऊंगी। मैंने सेनेट इलेक्शन पे भी जी ठीक है, मैंने सेनेट इलेक्शन से भी आप पे बात करनी है। तो मुसरत, पहले आप जरा बता दें कि गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए अभी तक जो गुफ्तगू है वो ज़्यादा है और काम नहीं है। मतलब महंगाई उसी तरीके से बढ़ रही है, शरह सूद अभी आपने बरकरार रखने का ऐलान कर दिया है, और अभी स्टेट बैंक के गवर्नर ने आज ये कहा कि महंगाई मज़ीद बढ़ सकती है क्योंकि बिजली की कीमत में भी इजाफा हो रहा है, पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा हो रहा है। तो आप लोग इस सारे चैलेंज को किस तरह से हैंडल करने का इरादा रखते हैं? अपोजिशन पे इल्जामात लगा के बहुत बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह इकोनॉमी बेहतर होने जा रही है, हो भी रही है। और मैं उसको अभी मुझे आपने 2 मिनट इन दोनों भाइयों के बराबर के देने हैं, ताकि मैं इनको मुझसे परफॉर्मेंस मांग रहे थे, मैं इनको जल्दी से बता दूं। जी बताएं। चीनी का मैं अर्ज करूँ कि चीनी इसलिए हम इम्पोर्ट कर रहे हैं ताकि जो शुगर माफिया है, जो कार्टेल इधर शुगर माफिया का बना हुआ है, वो ब्लैकमेल ना कर सके, ताकि हम उसकी प्राइस को मेंटेन रख सकें। ये सिर्फ गरीब आवाम के लिए हम स्टेप ले रहे हैं और ये हम लेंगे। अब मैं थोड़ा सा अर्ज करूँ कि जो हमारी जो इन्फ्लेशन डिक्रीज बाय 8%, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हमारी वो इंक्रीज हुई है 5.4%, टोटल जो हमारी टैक्स कलेक्शन है वो 5% इंक्रीज हुई है, रेमिटेंसीज हुई है 24.8% इंक्रीज, और फॉरेक्स रिजर्व हमारे इंक्रीज हुए 7.7%, और 20.25 बिलियन डॉलर, और ये हाईएस्ट है पिछले 3 सालों में। करंट अकाउंट डेफिसिट डिक्रीज बाय 193%। आगे सुने जी, और इसको ये चैलेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। आगे उसके बाद FBR टैक्स इंक्रीज फ्रॉम 469 508 बिलियन रुपी, एक्सपोर्ट इंक्रीज फ्रॉम 1993 से 2357 बिलियन डॉलर, रेमिटेंसेज एट एवरेज 2 बिलियन डॉलर अ मंथ, द हाईएस्ट वन, फॉरेक्स इंक्रीज टू 20.254 बिलियन डॉलर, करंट अकाउंट डेफिसिट जी चिटान से जरूर अपनी बात पूरी करें। महंगाई पे बात करें ना, ये फिगर्स क्या बता रहे हैं? ये ट्विटर से पढ़ रही है ना, ट्विटर पे तो पाकिस्तान यूरोप बन चुका है, अमेरिका से आगे जा चुका है, पता नहीं पाकिस्तान कहाँ पे है। लेकिन आप दोनों देखें, आप दोनों बोल रहे थे, वो नहीं बोल रही थी। हॉस्पिटल में जाके देख ले, सुबह निकल के चौकों पे मजदूरों को देख ले। सर जब वो बोल रही है उनको बात करने दे, मैं आपके पास वापस आऊंगी। बंद करे, मैं आपके पास वापस आऊंगी। अमेरिका से कब के आगे जा चुके हैं, ट्विटर और व्हाट्सएप और फेसबुक पे तो वाह जाके गरीबों के घर में आखिरी 4 मिनट, 1 मिनट, आखिरी 4 मिनट है। मुसरत आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं वो ये लोग मुसरत आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है मुसरत, अच्छा मुसरत, क्योंकि जाहिर है ये जो आप अदादोशुमार आप जो अदादोशुमार बता रही हैं इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन मुझे क्योंकि आखिरी 4 मिनट हैं, मैं सिर्फ आपसे तीनों से एक जुमले में ये जानना चाह रही हूँ। मुसरत पहले आप बताइए कि PTI को क्यों इतनी ख्वाहिश है कि ओपन बैलेट हो। चेयरमैन सेनेट ने भी अब जो है वो सदारती रेफरेंस की ही हिमायत कर दी है, जबकि आम लोगों को ये लग रहा है कि शायद सीक्रेट बैलेट ही होगा और ओपन बैलेट नहीं हो सकेगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई चैलेंज नजर आ रहा है कि लोग उनको वोट नहीं डालेंगे? इस नैरेटिव के अगेंस्ट जाना या हमारी ख्वाहिश के अगेंस्ट जाना, उन लोगों के मुंह के ऊपर वोट को इज्जत देने के लिए सड़कों पे खज्जल खराब क्यों हो रहे हैं? हम तो वोट को इज्जत देने की बात कर रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग वंस फॉर ऑल खत्म हो, पैसे का इस्तेमाल खत्म हो। इसका मतलब ये है कि ये जो बिकने का बाजार है इसको गर्म रखना चाहते हैं। और सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हम इनके इस बयानिए के ऊपर ये 4 मिनट में इसकी तकरीर खत्म नहीं होगी। ठीक है, जब भी बात कर रहे थे मैं इनकी बात से नहीं बोली, ये पहले भी मेरी बात। अच्छा चले, आपका पॉइंट आ गया मुसरत। ठीक है मुसरत, आपका पॉइंट आ गया। चिटान साहब
चटान साहब, चेयरमैन सेनेट ने हिमायत कर दी है सदारती रेफरेंस की, आप कैसे देखते हैं? पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? मैं ऐसे देखता हूँ कि वो तंजीम जो दावे कर रहे थे कि हमारे साथ शफाफ चले और हमारे पास फरिश्ते हैं, हमें बिल्कुल सुकून है, हमने जिन लोगों को टिकट दिया है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को टिकट देंगे, लेकिन ये शफाफ चले वाली नहीं है। इनको खौफ है, उनको डर है, क्योंकि उन्होंने गैर मुंतखब लोगों के जरिए मुंतखब लोगों के साथ जो कुछ किया है, और जो इमरान खान साहब ने अपने दोस्तों के जरिए जो तजलील किया है इन मुंतखब लोगों का, ये पीटीआई के कहने पे वोट नहीं देंगे। इमरान खान टिकट बेचेंगे, पैसे इमरान खान लेंगे और कहेंगे एमपीएस को टिकट दे दे, वोट दे दे, वो नहीं देंगे वोट। मैं लिख के देता हूँ, वो नहीं देंगे, उनको खौफ है। हमने टिकट बेचते हैं और हमें यकीन है ना, हमें इत्मीनान है अपने एमपीएस पे कि वो हमारे कहने पे वोट देंगे। तो वो शफाफ चले कहाँ है? ठीक है गौस साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है? चेयरमैन सेनेट ने भी हिमायत की है सदारती रेफरेंस की और उन्होंने ये उम्मीद जाहिर किया है कि कोर्ट अवाम के मफाद में बेहतर फैसला करेगी और ये ख्वाहिश बड़ी साफ नज़र आती है कि ओपन बैलेट ही हो। आप क्या समझते हैं? देखो जी, इन्होंने हुकूमत ने प्रेसिडेंट एक रेफरेंस दायर किया और राय मांगी है सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन ये थी कि कोई कानून जो भी फैसला कानून से मावरा है या आइन से मावरा है, कोई हम फैसला नहीं दे सकते। और फिर इलेक्शन कमीशन ने भी मुखालफत की है। उन्होंने कहा कि चूंकि आइन में लिखा है कि सीक्रेट बैलेट से होना चाहिए, तो उसके लिए आइनी तरमीम चाहिए, ये खाली रेफरेंस से मसला हल नहीं होगा। तो इसमें दो स्टेप हैं। एक होता है जो सेनेटर का इलेक्शन होता है जिसमें एमपीज वोट देते हैं, दूसरा है कि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन। देखो, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है, वहाँ तो पॉसिबल है कि जी वहाँ कोई ये ओपन बैलेट हो, उससे पर तो हो सकता है। लेकिन जो एमपीज सेनेटर्स इलेक्ट करते हैं उसमें तो फिर प्रायोरिटी लिखी होती है, प्रायोरिटी नंबर 1, 2, 3 आम इलेक्शन से डिफरेंट होता है। तो वो तो इम्पॉसिबल है कि वो शो ऑफ हैंड के जरिए होगा। तो अलबत्ता जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन है उस पर बहस हो सकती है कि उसके लिए वो खुफिया तरीके से हो या ओपन शो ऑफ हैंड से हो, लेकिन उसके लिए आईनी तरमीम की जरूरत है। आईनी तरमीम के अलावा अभी वक्त नहीं बचा और ना इतना जल्दी तरमीम पास हो सकती है। तो मेरे ख्याल में ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सिलसिले समाअत करनी थी, लेकिन उन्होंने डेस्क को डेफर कर दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट भी दिलचस्पी नहीं ले रही। तो कारण यही है कि ये जिस तरह साबका तरीके से सीक्रेट बैलेट से ही होगा। ठीक है, मुसर्रह जमशेद चीमा साहिबा, सेनेटर गौस नियाजी साहब और अखुंज़ादा चटान साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आपने सुनी जी। सियासी माहौल काफ़ी गर्म है और इस सियासी माहौल की गहमा गहमी और गर्मा गर्मी में आवाम का मसला बढ़ता चला जा रहा है। महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही और जो स्टेप्स हुकूमत की तरफ से अनाउंस किए जाने की तवक्को आवाम करते हैं कि जल्द अज जल्द उनको पता चले कि कब उनको रिलीफ मिलेगा, उसके अमकानात भी काफ़ी कम हैं, क्योंकि आज गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि महंगाई अभी मज़ीद बढ़ेगी और जो माहिरीन हैं मुआशी वो भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अभी मईशत बेहतरी की तरफ नहीं जाएगी। मतलब आम आदमी की जो मुआशी हालात हैं वो अभी फ़ौरन बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते, अभी कुछ और अरसा महंगाई ऐसे ही बढ़ेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी। कल हम डिटेल में बात करेंगे कि सेनेट के इलेक्शन के हवाले से जो बहस हो रही है उसका असर क्या होगा पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत के ऊपर और पाकिस्तान के इंतखाबी निज़ाम के ऊपर। आज के लिए इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।